चार काली ननद ने करवाई बहू की दूसरी शादी। कुसुम रसोई में अपने पति के लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी उसका पति फोन पर बात करते हुए ऑफिस के लिए निकलने लगता है। अच्छा ठीक है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अजी रुकिए तो सही, मैंने आपके लिए लंच बनाया है, कम से कम नाश्ता तो करके जाइए। विवेक उसकी एक नहीं सुनता और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी काली चारों ननद टेबल पर बैठकर उसे आवाज लगाने लगती हैं। अरे भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। आपकी वजह से मुझे रोज रोज देर से ऑफिस पहुंचना पड़ता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ऑफिस वाले निकाल देंगे। अरे भाभी क्या हुआ, ऐसे पुतला बनकर क्यों खड़ी हो, जल्दी से हमें नाश्ता दे दो। हाँ बस अभी लेकर आती हूँ। कुसुम सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है, जिसके बाद उसकी चारों ननद नाश्ता करने लगती हैं। अरे वाह भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कुसुम की चारों काली ननद में से केवल प्रिया ही उसे सही समझ पाती थी। बाकी की तीनों नंद कुसुम की खूबसूरती के चलते उसे कम वास्ता रखती थी। नाश्ता करने के बाद उसकी तीनों नंद ऑफिस, कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। आखिरी में प्रिया रह जाती है। प्रिया घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन कुसुम अपनी ननद प्रिया से कहती है, प्रिया मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे भैया मुझसे प्यार ही नहीं करते। ना तो वह मेरे साथ समय बिताते हैं और ना ही मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। ये सुनकर प्रिया अपनी भाभी कुसुम से कुछ नहीं कह पाती। तभी कोई घर की घंटी बजाता है। अरे भाभी, लगता है दरवाजे पर कोई आया है, मैं जाकर देखती हूँ। प्रिया अपनी भाभी के सवाल से बचने के लिए दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ वह दरवाजे पर अपने भाई विवेक को किसी और औरत के साथ शादी के जोड़े में देखती है। अरे प्रिया, ये देखो तुम्हारी नई भाभी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो भैया? कुसुम भाभी को आपने इतना बड़ा धोखा दिया। अरे बहन, तू पागल हो गई है क्या? किसको भाभी बोल रही है? इस गवार को? ये गवार मेरे लायक ही नहीं है और मैं इससे प्यार भी नहीं करता। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। आज से अंजलि तुम्हारी भाभी है। ये सुनते ही कुसुम रोने लगती है और रोते हुए विवेक से कहती है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? भला मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए। अरे मुझ में क्या कमी रह गई थी जो मैं पूरी ना कर सकी? अरे कमी ही कमी है, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। वो तो मजबूरन माँ के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, तो मैं क्यों समझौता करके तुम्हारे साथ रहूं? तभी विवेक की तीनों बहनें भी ये सब वहाँ आकर सुन लेती हैं, जिसके बाद उन्हें अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने हमारा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। आपको दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, और अगर ऐसा ही था तो आपको हमारी भाभी कुसुम से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। देखो भैया, जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है उसे सुधार लो, क्योंकि हमारे लिए हमारी भाभी कुसुम ही है। ओह, तो अब तुम चारों इस गवार की तरफ हो गई हो। अरे वैसे भी मुझे तुम चारों को अपनी बहन बोलने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि तुम चारों हो ही इतनी काली। अच्छा हुआ अब मैं इस औरत के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। विवेक कुसुम के साथ साथ अपनी चारों बहनों को छोड़कर चला जाता है। विवेक के जाने के बाद उसकी चारों बहनें रोने लगती हैं। जाने से पहले कहा था कि हमारा भैया हमारा आखिरी तक सुरक्षा करेगा और हमारा साथ निभाएगा, लेकिन भैया ने तो एक औरत के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। भैया पहले तो ऐसे कभी नहीं करते थे, फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो हमें बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। हमारे भैया के अलावा इस दुनिया में था ही कौन और। लेकिन देखो, उन्होंने तो मिनट से पहले हमारा साथ छोड़ दिया। भैया को हमारे होने से शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हम चारों काली हैं। अरे काला होना कोई गुनाह है क्या? काले रंग और गोरे रंग में इतना फर्क क्यों करते हैं लोग? तभी कुसुम अपनी चारों नंद को गले से लगा लेती है और रोते हुए उनसे कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम चारों मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मेरा तुम्हारे चारों के अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। तुम्हारे भैया हमें छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर उन चारों को अपने किए हुए पर शर्मिंदगी होती है। भाभी जी, भैया के रहते हमने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किए, ऊपर से कभी सीधे मुंह से बात भी नहीं की। आप हमेशा हमसे प्यार करती थी और हमने हमेशा आपको घमंड दिखाया। आज पता चला कि अपने खून से ज्यादा कभी कभी पराया खून भी साथ देता है। भाभी आप हमें कभी छोड़कर मत जाना। ऐसा मत सोचो, मैं तुम चारों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम तो मेरी दुनिया हो।
उस दिन के बाद से कुसुम अपनी चारों नंद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, जिसके बाद कुसुम की चारों काली नंद घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेती हैं और नौकरी करके घर को चलाने लगती हैं। एक दिन कुसुम की चारों काली नंद आपस में बातें करने लगती हैं। जब से भैया ने भाभी को छोड़ा है तब से कुसुम भाभी बहुत ज्यादा परेशान और अकेली अकेली सी रहती हैं। तुम सही कहती हो, कुसुम भाभी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। एक दिन हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद भाभी भी तो इस घर में अकेली ही रह जाएंगी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम अपनी भाभी की दूसरी शादी करवा दें। अभी वह जवान है, खूबसूरत है, कोई भी उनसे आराम से शादी कर लेगा। प्रिया की बात सुनकर उसकी बाकी की तीनों बहनें उसकी बात पर सहमत होती हैं। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें उनके लिए कोई जीवन साथी ढूंढना चाहिए। वह चारों अपनी भाभी के पास जाती हैं और उन्हें शादी के लिए मनाने लगती हैं। तुम चारों ये कैसी बातें कर रही हो, भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। भाभी आप थोड़ा दिमाग से सोचो, हम चारों की शादी हो जाएगी तो आप अकेली रह जाओगी और अभी आपके आगे पूरी जवानी पड़ी है, और फिर आपकी शादी होने के बाद भी आप हमारी भाभी ही रहोगी। वह चारों मिलकर कुसुम को बहुत समझाती हैं, जिसके बाद कुसुम शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दौरान उनके पास एक कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। कार्तिक एक इंजीनियर था और पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वह चारों अपनी भाभी का रिश्ता कार्तिक से तय कर देती हैं, जिसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हल्दी मैं अपनी भाभी को लगाऊंगी। प्रिया अपनी भाभी को हल्दी लगाती है और हल्दी लगाने की रस्म पूरी करती है। ऐसे ही वह मेहंदी की रस्म करते हैं और आखिरी में जब शादी वाला दिन होता है तो चारों बहनें मिलकर अपनी सुंदर सी भाभी को शादी का जोड़ा पहनाकर तैयार करती हैं। भाभी अब बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे आपको। चारों मिलकर कुसुम को मंडप पर लेकर जाती हैं, जिसके बाद कुसुम कार्तिक के साथ फेरे लेकर उससे शादी कर लेती है। जैसे ही विदाई का समय आता है वह चारों मिलकर दरवाजे तक अपनी भाभी को छोड़ने के लिए जाती हैं। जैसे ही प्रिया दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका भाई विवेक खड़ा होता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? जैसे आपने भाभी को धोखा देकर किसी और से शादी की थी, बिल्कुल वैसे ही आप हमारी भाभी के लायक हो ही नहीं। अपने सामने अपनी पत्नी को किसी और के साथ शादी के जोड़े में देखकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मैं गलत था, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। कुसुम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अंजलि से शादी तो कर ली, लेकिन अंजलि मेरा सारा पैसा लेकर किसी और के साथ भाग गई। काश मुझे सही और गलत में फर्क नजर आ जाता तो शायद मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। विवेक की चारों बहनें उसे नजरअंदाज कर देती हैं और अपनी भाभी की विदाई खुशी खुशी करती हैं, जिसके बाद कुसुम कार्तिक के साथ विदा होकर चली जाती है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। जबलपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें कलावती की 3 बहू उसके साथ रहती थीं, लेकिन उसकी 2 बहू बहुत ज्यादा आलसी और निकम्मी थीं, लेकिन वह अमीर घराने से थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक बहू शीतल एक गरीब परिवार से थी। वह घर के सारे काम अकेले किया करती थी और पूरे घर की जिम्मेवारी उसी के सर पर थी। एक दिन की बात है। अरे शीतल, शीतल कहाँ है तू? अभी तक तूने घर के काम नहीं किए। अरे माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर के काम नहीं कर पा रही हूँ। आप आज सरिता और नीलम दीदी से काम करने के लिए कह दीजिए। तभी वहाँ पर सरिता और नीलम आ जाती हैं और शीतल से कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें घर के काम बताने की? अरे इतने अमीर घराने से आने के बावजूद भी हम लोग इस घर में काम करेंगे क्या? अरे दीदी, वैसे तो मैं ही रोज काम करती हूँ, आज अगर आप दोनों कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं घर के सारे काम कर लेती। देखो, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, वैसे भी सर्दी शुरू होने वाली है और अगर मैं मौसम के बदलने पर इस तरह घर के काम करती रहूंगी तो मेरी भी तो तबीयत ऐसे ही खराब हो जाएगी। वैसे नीलम दीदी, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, मैं तो कहती हूँ सर्दियों की शॉपिंग करने चलते हैं। उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख कलावती शीतल से कहती है, देख बहू, ये दोनों तो काम करेंगे नहीं, एक काम कर, तू ही घर के काम कर ले, मैं तुझे दवाई लाकर दे देती हूँ। कलावती अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से दवाइयाँ निकालकर शीतल को दे देती है, जिसके बाद शीतल दवाई खाकर थोड़ा सा आराम करती है और फिर घर के काम करना शुरू करती है। शीतल अपने मन ही मन सोचती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं गरीब घर से हूँ तो इसका मतलब
घर के सारे काम मैं ही करूंगी, जबकि इस घर में तो हम तीनों बहुओं का सम्मान एक जैसा ही होना चाहिए। तभी कलावती वहाँ आती है और शीतल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, मैं जानती हूँ बहू, तू यही सोच रही होगी कि इस घर में मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है। दरअसल तू जानती है कि तेरी दोनों जेठानियाँ अमीर घर से आई हैं और साथ ही साथ खूब सारा दहेज भी लेकर आई हैं, जिसके चलते मैं मजबूर हो गई हूँ। उन्हें मैं कुछ कहूँ तो वो मुझे अपने घर वापस जाने की धमकी देती हैं। और फिर तू तो जानती है, अगर तेरी जेठानियाँ वापस अपने घर चली गई तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी। आप सही कहती हो माँ जी, मैं आपकी सभी बातों को समझती हूँ, लेकिन उन्हें भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं उनकी देवरानी हूँ, लेकिन वो मेरी थोड़ी भी मदद नहीं करती। क्या बताऊं बहू, तेरे दोनों जेठ भी ऐसे ही निकम्मे हैं। जितना भी कमाते हैं अपनी दोनों पत्नियों को दे देते हैं। अगर उन्होंने शुरू से ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में रखी होती तो मैं तुम तीनों को एक समान रख पाती। ऊपर से अब ठंड भी आ रही है, मेरे पास एक रजाई तक नहीं है। मैंने इन दोनों से रजाई के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। चिराग जी जो पैसे कमा कर लेकर आएंगे, उन पैसों से ही मैं ही आपके लिए रजाई खरीद कर ले आऊंगी। शीतल अपनी सास की मजबूरी को समझती है, जिसके बाद वह घर के काम करके शाम तक चिराग के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शाम को चिराग आता है, वह चिराग से कहती है, देखिए माँ जी के पास भी रजाई नहीं है और अब ठंड भी आ रही है, तो हमें भी गर्म कपड़े और रजाई चाहिए होगी। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। तुम तो जानती हो शीतल, मेरी 10,000 की नौकरी है, उसमें मुझे घर भी देखना है और हमारे खर्चे भी देखने हैं। मैं इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करूंगा। लेकिन सर्दियों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लानी तो बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 4,000 रूपए देता हूँ। इतने पैसों में तुम्हें गर्म कपड़े और रजाई लेकर आनी है। शीतल 4,000 रूपए लेकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, शीतल की दोनों जेठानियाँ सरिता और नीलम शीतल के पास आती हैं और कहती हैं, अरे तुम अभी तक घर के काम ही कर रही हो, तुम्हें गर्म कपड़े नहीं लेकर आने हैं क्या? सर्दी आ रही है, अभी भी वही फटी पुरानी रजाई ही ओढ़ोगी। अरे ये बेचारी कहाँ से लेकर आएगी? इसका पति तो सिर्फ 10,000 रूपए ही कमाता है और इतने में वो इस बेचारी को क्या ही ला कर देगा। चलो दीदी, इसे बोलकर कोई फायदा नहीं, हम दोनों ही शॉपिंग करने चलते हैं। सरिता और नीलम दोनों पैसे का रौब दिखाकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद शीतल भी घर के सभी काम करके बाजार में चली जाती है। अरे भाई साहब, ये स्वेटर कितने का है? अरे ये स्वेटर आपको 300 रूपए में मिलेगा। 300 तो आप ज्यादा बता रहे हो, अगर आप मुझे 200 में दोगे तो मैं इसे ले लूंगी। शीतल दुकान वाले से मोल भाव करती है, जिसके बाद दुकान वाला उसे 200 रूपए में स्वेटर दे देता है। ऐसे ही वह एक एक करके सर्दियों की काफी सारी चीजें खरीद लेती है। साथ ही साथ एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए रजाई भी खरीद लेती है। मुझे नहीं पता था कि इतने कम पैसों में इतना सारा सामान खरीद लूंगी। चलो अच्छी बात है, इस सर्दी का सामान तो मैंने ले लिया। शीतल बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता और नीलम मॉल में जाकर महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। अरे देखो नीलम, कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला स्वेटर। हाँ, आप सही कहती हो। वैसे इसका प्राइस देखो 4,000 का है, काफी सस्ता है, इसे ले लो। वह एक एक चीज बहुत ही महंगी महंगी खरीदती हैं, जिसके बाद सरिता नीलम भी शाम तक सर्दियों की शॉपिंग करके वापस घर लौट आती हैं। वो दोनों आने के बाद अपनी लाई हुई चीजें घर में सबको दिखाने लगती हैं। देखो कितना ब्रांडेड स्वेटर है, ये स्वेटर अरमानी का है। इस ब्रांड की तो बस बात ही मत पूछो, सब लोग पागल हैं इस ब्रांड के पीछे। जब कलावती सरिता और नीलम का महंगा महंगा सामान देखती है तो वो इन दोनों से कहती है, अरे क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे सामान लाने का, तुमने जरा शीतल का सामान देखा है? 4,000 रूपए में इतना सारा सामान लेकर आई है। यहाँ तक कि केवल अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक गर्म रजाई भी लेकर आई है। तुम दोनों केवल दिखावा ही कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारे माता पिता ने भी सिर्फ पैसों का दिखावा करना ही तुम्हें सिखाया है। तुम्हें तो केवल अपनी ही पड़ी होती है, कभी तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है और सबसे कहती है, मैंने खाना बना दिया है, आप लोग आकर खाना खा लीजिए। तभी कलावती कहती है, सही मायने में देखा जाए तो शीतल ही मेरी सबसे अच्छी बहू बनी है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी शीतल के नाम करती हूँ। जहाँ तुम दोनों अमीर हो, वहीं अब शीतल भी तुम्हारी ही बराबरी पर है। आज से इस पूरे घर की मालकिन शीतल है। ये सब देखकर सरिता और नीलम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी सास और शीतल से माफी मांगते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो माँ जी, हमें पैसों का इतना गुरूर हो गया था कि हमने कभी आप लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ माँ जी, हमने हमेशा पैसों से ही आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। देखिए माँ जी, आज इन दोनों को अपनी गलती का पछतावा है।
और आपको इन्हें माफ करके अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। शीतल की बात सुनकर कलावती अपनी दोनों बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक मंडप में गंगा की शादी प्रेम से हो रही थी। गंगा से शादी करके प्रेम उसे अपने घर ले आता है। प्रेम की माँ करिश्मा अपनी बहू का स्वागत करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। गंगा के अंदर आते ही उसकी 5 छोटी ननद उससे कहती हैं, भाभी जरा घूंघट तो उठाओ, मुझे आपका चेहरा देखना है। अरे भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। गंगा अपना घूंघट ऊपर करती है और कहती है, अरे वाह, तुम पांचों तो बहुत प्यारी हो। ऐसा कहकर गंगा अपनी 5 ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद करिश्मा गंगा को अपने बेटे के कमरे तक छोड़ आती है। देख बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरी हुई। तेरी 5 छोटी छोटी नंद हैं, जिनकी जिम्मेदारी तेरे सर पर है। देख बहू, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे चलकर तुझे इस घर को जोड़ कर रखना है। ये सुनते ही गंगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहते हैं, माँ जी, पहले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया था, जिसके बाद आप एक माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, और अब आप भी मेरी जिंदगी से चली जाओगी। लगता है कि मेरी जिंदगी में माँ का सुख है ही नहीं। बहू, सबके जीवन का एक मूल्य होता है। मेरे जीवन का जो मूल्य था, शायद वह अदा हो चुका है। अब तू अपने जीवन का मूल्य चुका। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रेम अपने कमरे में आता है और गंगा से बातें करने लगता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं और अचानक से हमारी शादी हो गई, इसलिए हमें पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, है ना? अपनी सुहागरात वाले दिन प्रेम अपनी पत्नी गंगा से खूब सारी बातें करता है। उनकी वो रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गंगा एक संस्कारी बहू की तरह सुबह ही पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना लेती है और अपनी 5 ननद को प्यार से उठाकर उनसे कहती है, अरे तुम सभी अभी तक सो रही हो? चलो अब उठ जाओ, मैंने तुम सभी के लिए नाश्ता बनाया है। गंगा अपने पति और अपनी सास के साथ साथ अपनी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते अब करिश्मा का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अचानक से उनके घर के दरवाजे पर कोई दरवाजा बजाने लगता है। दरवाजे की खटपट सुनकर गंगा दरवाजा खोलने जाती है। जी कहिए, कौन है आप और आपको किससे मिलना है? सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। क्या कहा तुमने? अरे मैं तो तुम्हें कह रहा था, भाग्यवान, वैसे ये लड़की कौन है और तुम हमसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनते ही देवराज और तानिया के होश उड़ जाते हैं और देवराज गंगा से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर घुस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, कहाँ पर हो आप? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? मेरे घर में मेरे छोटे भाई ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे छोटे भाई, अभी भी तू नाराज है? देख, मैं अपनी माँ को देखने के लिए आया हूँ। अरे जा जा, अपनी माँ को देखने आया है या फिर माँ के मरने पर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया है? माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। माँ, देवराज अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी माँ और अपने छोटे भाई को किसी तरह फंसा लेता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी तानिया के साथ उसी घर में रहने लगता है। एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रेम को मिल जाता है और आधा हिस्सा देवराज को। एक दिन तानिया देवराज से कमरे में कहती है, अजय मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को रास्ते से हटा दें, फिर इस पूरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक केवल हम ही होंगे। देवराज अपनी चालाक पत्नी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपने भाई की कार के ब्रेक फेल कर देता है, जिसके कारण प्रेम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी गंगा विधवा हो जाती है। आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मेरे साथ साथ आपकी बहनों का अब क्या होगा? भाभी, भैया उठ क्यों नहीं रहे हैं? इन्हें उठाओ ना। भैया ऐसे शांत क्यों है भाभी, और आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ ना भाभी, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। भैया आप कभी नहीं उठेंगे। भैया
मर गए हैं। अपनी छोटी छोटी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गंगा और टूट जाती है, जिसके बाद देवराज अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करवा देता है। प्रेम के मरने के बाद तानिया गंगा और उसकी 5 छोटी ननद से कहती है, अब तुम्हारा पति इस दुनिया में तो रहा नहीं, इसलिए इस घर में भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब इन 5 को यहाँ से ले जाओ। दीदी, हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए। इतनी रात के समय मैं अपनी 5 ननद के साथ कहाँ जाऊंगी? हमें इस घर के एक छोटे से कोने में जगह दे दीजिए। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देवराज गंगा को उसकी 5 छोटी ननद के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बेचारी गंगा अपनी 5 ननद का हाथ थामकर चलने लगती है। क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले मेरे जन्म के पश्चात तूने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और जब मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली तो तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक दोस्त जैसा पति मिला, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी 5 ननद का ख्याल कैसे रखूंगी? गंगा रोती हुई अपनी 5 ननद के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी भीगने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। आनंद, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और ये छोटी बच्चियां कौन हैं? गंगा अपने ऊपर बीती हुई सभी बातें आनंद को बताती है। आनंद उसका बचपन का दोस्त था, जो उससे मन ही मन बहुत प्यार करता था। वो गंगा के साथ उसकी 5 ननद को अपने घर ले आता है। देखो गंगा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आनंद गंगा के साथ साथ उसकी 5 ननद का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब देखकर गंगा बहुत खुश होती है, लेकिन वो एक दिन आनंद से कहती है, आनंद, तुमने हमारी मुसीबत में हमारा बहुत साथ दिया, और अभी भी तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने एहसानों तले मत दबाओ। मैं कुछ करके अपनी 5 ननद का पेट पालना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ गंगा, तुम बहुत आत्मनिर्भर हो। मैं अपने एहसानों तले तुम्हें दबाना नहीं चाहता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। आनंद गंगा को अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, जिसके बाद गंगा एक अच्छी खासी नौकरी करके अपने 5 ननद का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, और वो उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भी डाल देती है, जिसके बाद वो उनकी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद गंगा को एक तरफा प्यार करता रहता है, लेकिन वो उसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताता, ताकि वो उसे दोबारा खो न सके। अगर हौसले की बुनियाद मजबूत हो तो हर मुसीबत का समाधान निकल आता है। इंसान का अंदर से मजबूत होना जरूरी है, फिर चाहे बाहर से वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भीमपुर गांव में रहने वाला धनीराम पत्नी कविता और 2 भाइयों सोहन और मोहन के साथ रहता था। पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लोगों की हजामत बनाने का काम करता था। रोज रात की तरह आज जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी कविता उससे कहती है, आ गए आप, ये लीजिए पानी पीजिए। कैसी चली आज की दुकान? पूछो मत कविता, आज तो बुरा हाल था। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पर वो क्यों भला? जानती नहीं हो क्या, हमारे गांव में कितनी मान्यताएं हैं। आधे से ज्यादा लोग वीरवार और मंगलवार को हजामत नहीं बनवाते, इसलिए आज दुकान पर इक्के दुक्के लोग ही आए थे। जब इस नाई की दुकान से आपका कुछ नहीं हो पा रहा तो छोड़ क्यों नहीं देते इसे? पर लोगों के दाढ़ी बाल काटने के सिवा मुझे कोई दूसरा काम आता भी तो नहीं। तो फिर आप सोहन और मोहन की भी नाई की दुकान खुलवा दीजिए, उससे 2 पैसे तो ज्यादा आएंगे। सही कह रही हो तुम। मैं कल ही लाला से कुछ पैसे उधार लेकर इन दोनों की भी नाई की दुकान खुलवा देता हूँ। अगले ही दिन धनीराम गांव में रहने वाले लाला से पैसे उधार लेकर अपने दोनों भाइयों की नाई की दुकान खुलवा देता है। जब शाम को वो तीनों घर आते हैं तब सोहन कहता है, अरे भाभी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाना जरा। कविता तीनों के लिए गिलास में पानी लेकर आती है और कहती है, कैसा रहा आज का पहला दिन? एकदम घिसा पिटा दिन था। मुझसे ये नाई का काम नहीं होगा। मेहनत से लोगों की हजामत बनाकर भी कुछ खास पैसे भी नहीं मिलते। अरे तुम लोगों की दाढ़ी काट कर आ रहे हो, किसी की सोने की उगी फसल नहीं काट कर आ रहे हो जो एक ही दिन में नोट बरस पड़ेंगे। नए काम और दुकान को जमाने में वक्त लगता है। कविता के कहने पर वो लगातार नाई का काम करते हैं, पर कई दिन बीतने के बाद भी उन्हें नाई की दुकान से कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाता, जिसके कारण एक रोज दोनों गुस्से में घर आकर पैर पटकते हुए कहते हैं, बस मुझसे ये नाई का काम अब और नहीं होता। हाँ,
मुझसे भी लोगों के दाढ़ी बालों की कटापिटी अब और नहीं होती। अरे नामुरादो, हम लोग हजाम हैं। लोगों के दाढ़ी बाल काटना हमारा पेशा और रोजगार दोनों है। नाई के काम को लेकर तीनों भाइयों में बहस होने लगती है। तभी सोहन कहता है, क्या सोचकर पिताजी ने आपका नाम धनी राम रखा? धन के नाम पर ये टूटी फूटी झोपड़ी और ये घिसी पिटी जिंदगी है बस। अरे धनी राम नहीं, फटे राम है। भाइयों की ऐसी बातें धनीराम के दिल पर गहरी चोट देती हैं और वो उदास होकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर खेतों की सैर के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो एक गेहूं की सुनहरी फसल के पास आकर रुक जाता है जो कटाई होने को थी। उसे देखकर वो उदास मन से बोल पड़ता है, काश की इस सुनहरी फसल की तरह ही मेरी दाढ़ी भी सोने की होती, जो मेरे कहते ही अलादीन के चिराग की तरह मेरी जरूरतों को पूरा कर दी। धनीराम के कहते ही उस सुनहरे खेत के बीचों बीच एक बड़ी दाढ़ी वाले तपस्वी प्रकट होकर कहते हैं, धनी राम, मेरे निकट आओ। धनीराम तपस्वी के पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, हे साधु महाराज, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दें। मैं एक तपस्वी हूँ जिसे धरती के करता धरता ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी ये दाढ़ी इसी पल चमकदार सोने की जादुई दाढ़ी में परिवर्तित हो जाएगी, जो वैसे तो साधारण दाढ़ी रहेगी, पर जब तुम्हें इसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो ये सोने की लंबी और बड़ी दाढ़ी में बदल जाएगी और तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेगी। तपस्वी का वरदान सत्य में बदल जाता है, जिसके साथ धनीराम के चेहरे की दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती है। तभी तपस्वी गायब हो जाता है और धनीराम कहता है, अरे वाह, मेरी दाढ़ी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल गई है। जादुई सोने की दाढ़ी, फिर से अपने साधारण रूप में आ जा। धनीराम खुश होकर घर आ जाता है और सोहन कहता है, अरे क्या बात है भैया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? हाँ, अब धनीराम सचमुच का धनीराम बन चुका है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ऐ मेरी दाढ़ी, जल्दी से सोने की लंबी जादुई सोने की दाढ़ी में बदल जा। धनीराम के कहते ही उसकी दाढ़ी जादुई सुनहरे सोने के रंग की लंबी दाढ़ी में बदल जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारे चेहरे पर तो सोने की खेती उपज गई। काश कि हम दोनों की दाढ़ी भी ऐसे ही जादुई सोने की दाढ़ी में बदल पाती। धनीराम अपने सोने की जादुई दाढ़ी के सबसे अंतिम हिस्से को थोड़ा सा काट कर अपने दोनों भाइयों को देकर कहता है, ये लो, मेरी इस जादुई सोने की दाढ़ी को जैसे ही तुम अपनी दाढ़ी में लगाओगे, तुम्हारी दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाएगी। दोनों ऐसा ही करते हैं और जैसे ही सोने की दाढ़ी उनके साधारण दाढ़ी में जा लगती है, अगले ही पल उन दोनों की दाढ़ी भी लंबी और चमचमाती सोने की जादुई दाढ़ी में बदल जाती हैं। ये देख तीनों खुश होकर कहते हैं, चलो इस सोने की जादुई दाढ़ी से कुछ मांग कर देखते हैं। ओ मेरी जादुई सोने की दाढ़ी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। धनीराम के कहते ही दाढ़ी के आखिरी हिस्से से ढेर सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर कविता कहती है, अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के। हमारे तो दिन पलट गए। तीनों ही अपने सोने की दाढ़ी से सोना मांगते हैं और उनकी सोने की दाढ़ी उन्हें ढेर सारे सोने देती है और फिर एक नॉर्मल दाढ़ी बन जाती है। सोने की दाढ़ी से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर वो एक बड़ा सा घर खरीदकर ठाट बाट से रहने लगते हैं। ये खबर जैसे ही लाला के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहता है, अरे वाह धनीराम, तेरी किस्मत ही पलट गई। तू भीखू राम से सचमुच का धनीराम तू बना कैसे? अब तो नाई का काम भी छोड़ दिया। पहले तो लोगों की बाल दाढ़ी काट कर ही तेरा घर चलता था। क्या राज है? जादुई जिन्न हाथ लग गया है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुमने जो पैसे मुझे दिए थे उनके दुगने रकम ये रहे, इसे लो और चलते बनो। लाला उन पैसों को लेकर चल पड़ता है और खुद से कहता है, ये धनीराम जरा अमीर क्या हुआ, इसके तो बोलने के सुर ही बदल गए। पता लगाना होगा कि इसके अमीरी का आखिर कारण क्या है। षड्यंत्र रचकर लाला रात होने पर दबे पांव उसके घर के पीछे आकर छुप जाता है और सन्नाटा छाने पर वो उसकी खिड़की से अंदर झांकता है, जहाँ तीनों भाइयों की दाढ़ी सोने की लंबी दाढ़ी में बदलकर दाढ़ी के पूंछ से सोने के सिक्के निकाल रहे थे। ये देख लाला कहता है, सोने की जादुई दाढ़ी, अच्छा तो इनके गंगू तेली से राजा भोग में बदलने का राज इनके चेहरे की खेती है। कल देखता हूँ इन्हें।
अगले दिन लाला अपने 2 आदमियों के साथ आकर तीनों भाइयों को धमकाते हुए कहता है, धनीराम के बच्चे बोल अपनी दाढ़ी को कि सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। इसे हमारी सोने की जादुई दाढ़ी का राज कैसे पता चला? लगता है इसने हमें सोने की जादुई दाढ़ी में देख लिया है। जल्दी से अपने अपने जादुई दाढ़ी से सिक्के निकालो, वरना मेरे खली जैसे मुस्तंडे तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। हे जादुई सोने की दाढ़ी, जरा इनको सबक तो सिखा। धनीराम के कहते ही उसकी जादुई सोने की दाढ़ी एकदम लंबी और बड़ी होकर लाला का गर्दन लपेट लेती है और उसे चारों ओर चक्कर लगाकर पेड़ पर टांग देती है। ये देखकर दोनों गुंडे भागने लगते हैं। तभी सोहन और मोहन की दाढ़ी भी सोने की जादुई दाढ़ी में बदलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है और धनीराम कहता है, क्यों लाला, कैसा लगा हमारा जादुई सोने की दाढ़ी का जादू? ये सोने के सिक्के देने के साथ तुम जैसे को सबक सिखाना भी जानती है। किसी ने सही कहा है, दूसरों के धन पर लालच करना बुरी बात है। आखिर आज हमारे बाहर आने का दिन आ ही गया। ये तूने सही बोला रसिका। पूरे साल में सिर्फ 2 ही बार ही हमें कब्र से बाहर आने का मौका मिलता है, फिर हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हमें यहीं लौटना पड़ेगा। सही बोली पुस्की। तो चलो आज हम मजे करेंगे, इस बार किसी को मारेंगे नहीं, जो इंसानी लोग करते हैं ना वही करेंगे। ऐसा करते हम यहाँ की चीजों को खाएंगे पिएंगे, बहुत टाइम से हमने कुछ खाया नहीं अच्छा सा। तीनों चुड़ैल अपने कब्र से बाहर आकर हाथ पकड़कर उड़ते हुए चमकते दमकते बाजार की ओर जाती हैं। अच्छा खाने की खुशबू सूंघकर वो कहती हैं, हाँ, यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। वो देख, नूडल्स और छोले भटूरे, मैं तो खाने जा रही हूँ। अरे यार, ये सब तो खा रखा है, कोई नई चीज खाते हैं ना। मैं भी आ रही हूँ, रुक जा। तुम दोनों उड़कर कहाँ चली? मैं भी तो आ रही हूँ। इतने में तीनों चुड़ैल उड़कर नूडल्स खाने पहुँच जाती हैं। वो तीनों चुड़ैल किसी को नहीं दिखती। वो चाउमीन खाने जा ही रही होती हैं कि साथ वाली दुकान पर तीनों की नजर पड़ती है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़। तभी हिडिम्बा कहती है, रसिका पुस्की, जरा देखना, वहाँ बहुत भीड़ लगी है, वही खाने चलते हैं पहले हम। तो चलो। तीनों वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि एक आदमी बहुत सारे मोमोज बेच रहा है। अरे भैया, जरा 1 प्लेट मोमोज देना, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ मैडम, अभी देता हूँ, ये लो। अरे ये सब लोग ऐसा क्या खा रहे हैं? और इस वाइट लड्डू का कितना अजीब सा नाम है, वो क्या बोला था? मोमो। अरे अभी एक लड़की बोली थी मोमोज। हाँ, मोमोज दे दो। ऐसे ही बोलते रहोगे क्या? चलो खाते हैं, पहले तो कभी नहीं खाया था, देखते हैं क्या भला है ये मोमोज। हाँ। ये बोलकर तीनों मोमोज उठाकर खाती हैं और खाते ही कहती हैं, अरे मैया, ये मुजमुज वाला लड्डू तो बहुत ही मस्त है। आहा, स्वाद आ गया। है सच्ची क्या? मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार, मेरे तो मुंह में जाते ही घुल गया। आज से पहले कभी इतनी अच्छी चीज मैंने कभी नहीं खाई। ये धरती के लोग भी क्या क्या बनाते हैं ना। ये कहते ही चुड़ैल उस मोमोज वाले के एक एक करके मोमोज उठाकर खाने लगती है। भीड़ से हटकर मोमोज वाले का ध्यान जाता है कि उसके मोमोज गायब हो रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और अचानक से फिर गायब। अल्ला, अरे मोमोज कौन खा रहा है? देख रहा हूँ 3 मोमोज हवा में उड़ रहे हैं और फिर अचानक से गायब। अरे भैया, जरा 2 प्लेट मोमोज लगाना और हाँ, म्यूनीस ज्यादा डालना। अरे अब ये लड़का क्या म्यूनीस मांग रहा है और उस मोमोज के साथ खा रहा है? हाँ चल, हम भी खाते हैं। वो रहा वो दुकान वाला, उसमें से ही दे रहा है। ये कहने के बाद चुड़ैल मोमोज को म्यूनीस के साथ खाती है तो फुस्की खुशी से उछलकर कहती है, अरे वाह, ये तो इतना टेस्टी क्रीम है कि मन कर रहा है ये सारे मुजमुज लपेट कर खा लूं। तो कहो ना, ऐसा लग रहा है जन्नत में आकर शाही पकवान खा रही हो। आहा, मजा आ गया, जीने का स्वाद आ गया। पर तू बोल रही है क्या? हम मर चुके हैं। वो भी है। अरे यार, लाल चटनी को खाकर बहुत आग सी लग रही है मुंह में। अरे इसे खाकर तो और मजा डबल हो गया। भाई, मुझे तो सबसे ज्यादा वो व्हाइट वाली क्रीम मुजमुज के साथ अच्छी लगी। एक एक करके तीनों स्पीड से मोमोज वाले के सारे मोमोज खा जाती है। तभी उसकी दुकान पर प्रिया आती है। अरे भैया, स्टीम वाले मोमोज देना। अभी देता हूँ मैडम। अरे मेरे मोमोज कहाँ गए? यहीं तो थे, इतने सारे बनाए थे। लगता है
अब वो भी गायब हो गए। अरे भैया दो ना, कितनी देर हो गई। अरे मैडम माफ कीजिए, आज मोमोज जल्दी खत्म हो गए। सही है भैया, आज तो आपकी ज्यादा बिक्री हुई होगी फिर, वरना रोज तो रात रात तक बेचते हो। अरे कहाँ मैडम, मेरे मोमोज खत्म भले ही हो गए पर उतनी बौनी नहीं करी है मैंने। रहने दो भैया, अब कल आऊंगी, मोमोज बचा कर रखना मेरे। जी मैडम। हिडिम्बा चलो, मुझ खत्म उसके, अब कल खाएंगे। हाँ भाई चलो। मोमोज वाला घबरा कर घर चला जाता है। अगले दिन मोमोज वाला ज्यादा मोमोज बनाकर लाता है। तीनों चुड़ैल फिर से आकर उसके मोमोज उठाकर खा जाती हैं। मोमोज वालों को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वो महसूस करता है कि कोई उसके मोमोज को उठाकर खा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? मेरे मोमोज कल की तरह फिर से गायब हो रहे हैं। लगता है कोई भूत या चुड़ैल मेरे मोमोज की दुकान पर चिपट गए। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। अब भैया, ओ मोमोज वाले भैया, क्या सोच रहे हो? मोमोज देना जरा। हाँ, देता हूँ। अरे यार, आज की गर्मा गर्म मोमोज कल से भी मस्त हैं। हाँ चलो। मोमोज वाला हितेश को जब तक मोमोज देता है, सारे मोमोज चुड़ैलें चट कर जाती हैं। ओ भगवान, मेरे सारे मोमोज कहाँ गए? अभी तो मैंने 2-4 लोगों के अलावा किसी को मुंह भी नहीं दी। कौन खा रहा है? कहाँ गए मेरे मोमोज? 2 दिन बीत जाते हैं। मोमोज वाले के साथ 2 दिन से यही हो रहा था। उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, साथ ही उसके मोमोज खत्म होते जा रहे थे। इस बात से वो बहुत परेशान था। अगले दिन वो चाय पीते हुए मन में कहता है, अरे मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठेला लेकर जाऊं तो आखिर जाऊं कैसे? 4 दिन से कुछ बिका ही नहीं है और पैसे भी नहीं है। अब मोमोज में लगाने के लिए मैं क्या करूं? मैं रेखा को कैसे पैसे दूंगा घर चलाने के लिए? मोमोज वाला अपने आधे मोमोज छुपाकर रख देता है, पर वो मोमोज भी चुड़ैलें खा जाती हैं। ये देखकर मोमोज वाला कहता है, अरे ये 3 मोमोज हवा में उड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई 3 चुड़ैल या भूत है जो मेरे मोमोज को खा रहे हैं। अरे कौन है? क्यों तुम मेरे मोमोज खा रहे हो? भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। जो भी है मेरे सामने आओ। ये तो परेशान हो रहा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। तभी तीनों चुड़ैलें उसके सामने आकर कहती हैं, देखो भैया, डरने वाली कोई बात नहीं, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सारे मुझ रोज खा जाते हैं। मुझ नहीं, ये मुझ नहीं होता, वो मोमोज होता है। हाँ भैया, भाई हमें माफ कर दो। वो क्या है ना, हमें तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम खा जाते थे। हाँ भैया, हमें आपके मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, हमें कहीं और के अच्छे नहीं लगते हैं। जो भी हो, लेकिन आपके ऐसे करने से मैं बहुत डरा हूँ और परेशानी में भी आया हूँ। मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई है। माफ कर दो मोमोज वाले भैया। ठीक है, अब से खाओ तो बताकर खाना। ठीक है भैया। ये कहकर मोमोज वाला दुकान बंद करके तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। तभी तांत्रिक कहता है, बेटा तुम फिक्र मत करो, वो 3 चुड़ैलें अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वो तीनों चुड़ैलें सिर्फ मोमोज खाती हैं। वो नुकसान पहुंचाने वाली चुड़ैल नहीं है। मैं उन तीनों चुड़ैलों का ऐसा इलाज करूंगा कि फिर कभी वो तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ममर्तम मोक्षम अमर्तम प्राप्ति त्रापिशाचिनी चाह। ओम फट स्वाहा। ये मंत्र कहते ही तांत्रिक के हाथ पर जादू से 3 बड़े बड़े मोमोज आ जाते हैं। ये देखकर वो कहता है, ये मेरे अभिमंत्रित भस्म और मंत्रों से बने मोमोज हैं। उन चुड़ैलों को वो खाना बहुत पसंद है ना। इसे अनजाने में खाते ही वो चुड़ैलें जिस जगह से आई हैं वहीं चली जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये बोलकर मोमोज वाला अगले दिन जब दुकान खोलता है तो चुड़ैलें आकर कहती हैं, भैया हमें भी मोमोज खिलाओ ना। हाँ भैया खिलाओ। ये लो खाओ। ये मेरी दुकान के सबसे स्पेशल मोमोज हैं। सबसे बड़े मोमोज, ये छोटे वाले से भी ज्यादा लाजवाब है। सच्ची? हाय रब्बा, इतना बड़ा मोमोज। चले डब्बा, रसिका इस बड़े वाले मोमोज को खाते हैं। खाओ खाओ, बड़े चाव से खाओ। इसे खाने के बाद तुम यहाँ से गायब ही हो जाओगी। मोमोज वाले के मोमोज देते ही तीनों चुड़ैल जैसे ही वो बड़े मोमोज खाती हैं तो धुआं बनकर उसी कब्र में चली जाती हैं जहां से वो आई थीं। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है।